गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम से संबंधित अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मैंने मैप्स भी लगाए हैं जिनके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी देर में मिल जाएगा। चीफ एडमिरल ने प्रोजेक्ट सी बर्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के हिस्से के रूप में कर्नाटक के कारवाड़ में नौसेना बेस पर ऑफशोर गश्ती जहाजों के लिए 350 मीटर लंबे प्रमुख घाट का उद्घाटन किया। तो नए घाट का उद्घाटन आपका प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कर्नाटक के कारवाड़ में जो नौसेना बेस है उस पर किया गया है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आईएनएस कदंबा के नाम से भी जाना जाता है और कारवाड़ नौसेना बेस के बारे में भी इसको बोला जाता है। इसकी जो ये प्रोजेक्ट सी बर्ड है आपका, इसको कारगिल जो हमारी लड़ाई हुई थी, कारगिल वॉर, ठीक है, कारगिल वॉर के बाद इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। अगर बात करें, यह कर्नाटक में कारवार के पास स्थित एक भारतीय नौसेना बेस है। बेस के निर्माण का पहला चरण, इसका कोड नाम प्रोजेक्ट सी बर्ड था, 2005 में शुरू किया गया था। मुंबई और विशाखापट्टनम के बाद कदंबा भारत का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन नौसैनिक अड्डा बन गया है। तो ये देखिए काफी बड़ा पोर्ट है। नौसेना का विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य कारवाड़ में ही स्थित है। तो जो आपका आईएनएस विक्रमादित्य है, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो कारवार में ही बेस्ड है। इसके अलावा देखिए कुछ और अभी नौसैनिक घटनाएं चर्चा में रही, वो मैंने डाल दी है। आईएनएस जटायु इन मिनिकॉय आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो देखिए एक और, ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु एक नया, या हम कह सकते हैं रीस्ट्रक्चर्ड, इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करके बनाया गया है आईएनएस जटायु। ये भी एक नया नेवल बेस है, नौसैनिक अड्डा है मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में। इसके अलावा अभी एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी की गई है, सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2024, ये लक्षद्वीप आइलैंड में ही की गई थी। तो ये लक्षद्वीप इस वजह से भी चर्चा में है। लक्षद्वीप की अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो वो है आपकी कवारत्ती। और आपको पता होगा ये कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ या कोरल आइलैंड है, या प्रवाल भित्ति आपने सुना होगा, प्रवाल या कोरल आइलैंड है। स्पेशली एक कैटेगरी होती है अटॉल्स, ठीक है, उससे ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है, ने अपने वित्तीय मॉनिटर में कहा, इसका पूरा नाम वैसे वित्तीय मॉनिटर रिपोर्ट है या फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट है। तो एक फैक्ट आपका यहीं से बनेगा कि फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो आईएमएफ जारी करता है। ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी की पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी। तो ये इसकी रिपोर्ट का एक थोड़ा सा आउटकम है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपके लिए यही है कि फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। इसे आईएमएफ के राजकोषीय मामलों के विभाग द्वारा वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। तो ये साल में 2 टाइम्स आपकी आती है। इसके अलावा देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करते हैं जो इवन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पहले पूछी जा चुकी है। तो अगर बात करें आईएमएफ की, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी रिपोर्ट है वो यही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करता है आईएमएफ। बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये याद रखिएगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर या लोकल स्तर पर फिस्कल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में एक सर्वे भी लॉन्च किया गया था मार्च के महीने में, ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। अब बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ से प्रश्न स्टैटिक में भी बहुत बनते हैं। तो अगर बात करें आईएमएफ की स्थापना, तो आप सभी ने सुना होगा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए के न्यू हैम्पशायर में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, वहां पर यह आयोजित की गई थी ब्रेटन वुड्स में 1944 में। 1944 में आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज का जन्म होता है, एक होता है वर्ल्ड बैंक का और एक होता है आईएमएफ का।
तो ये दोनों की जो उत्पत्ति हुई है ये इसी ब्रेटन वुड सम्मेलन या ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुई है। इसीलिए इन दोनों संस्थानों को क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड्स के जुड़वा लोग इनको बोला जाता है, क्योंकि ये दो इस समय काफी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 1944 में इसकी स्थापना हुई है। बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, आईएमएफ का। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। आईएमएफ के वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें तो एक महिला है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा वर्तमान में आईएमएफ की प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। एक अभूतपूर्व संरक्षण प्रयास में ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैंग्रोव्स ने मेडागास्कर में प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ों को फिर से जीवंत करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। देखिए, जो बाओबाब पेड़ हैं ये मेडागास्कर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन इनकी संख्या घटकर ऑलमोस्ट ये वहां से विलुप्त हो गए थे। तो ये जो सोसाइटी है इन्होंने दोबारा बाओबाब पेड़ों को वहां पर रीइंट्रोड्यूस करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, यानी जीवन का पेड़ इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें पानी को सोखने की क्षमता बहुत होती है, और इसीलिए जो ड्राई एरियाज होते हैं, सूखे एरियाज होते हैं, वहां पर इकोसिस्टम को या पारिस्थितिकी को मैनेज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ माना जाता है, या बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पारिस्थितिकी संतुलन में या इकोलॉजिकल बैलेंस में। ठीक है, तो इसके जो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं या पारिस्थितिकी प्रभाव है बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो ये सोसाइटी है इन्होंने इसको दोबारा से जीवंत करने की बात की है। तो बाओबाब पेड़ अगर बात करें, इसकी टोटल 9 प्रजातियां हैं। 2 इसकी अफ्रीका में मिलती है, 6 आपकी मेडागास्कर में, और 1 ऑस्ट्रेलिया की नेटिव स्पेशीज है। भारत की अगर बात करें तो भारत में केवल एकमात्र स्थान है मध्य प्रदेश का धार जिले का मांडू, जहां पर ये बहुतायत में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे मैंने फोटो भी लगाया, आप देखिए बड़े अलग टाइप के कुछ पेड़ ये होते हैं, इस तरीके के पेड़ ये होते हैं। पिलर जैसा इसका टेपरिंग, नीचे थोड़ा मोटा होता है, ऊपर टेपर होता हुआ इसका तना होता है, और बहुत छोटे से एरिया में इसकी कैनोपी या ऊपर जो कैनोपी बोला जाता है इंग्लिश में, ये होती है। लेकिन जड़ें इसकी काफी ज्यादा पानी सोखती है, इसलिए ड्राई एरियाज में काफी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। तो ये बाओबाब पेड़ से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से संबंधित रैंकिंग वगैरह आपसे पूछता रहता है। विषय के आधार पर 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 494 प्रविष्टियों के साथ 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने रैंकिंग में जगह बनाई है। तो 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज इस बार इसमें शामिल हुई है। वैश्विक उच्च शिक्षा परामर्श कंपनी, देखिए क्यूएस की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी क्वाकुरेली साइमंड्स। इसके द्वारा ये हर साल आपकी सूची जारी की जाती है, जिसमें लगभग टॉप के 1000 विश्वविद्यालयों को ये रैंक करती है। अगर 2024 की रैंकिंग की बात करें तो पहली रैंक देखिए इस बार फिर से मिली है एमआईटी को, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। लगातार 12 सालों से इसको रैंक 1 मिल रही है इस रैंकिंग में। ठीक है, तो बहुत शानदार संस्थान है एमआईटी, अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा भारत की अगर टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो बना है आईआईटी बॉम्बे, जो 149वें स्थान पर है। और देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ये रैंकिंग करता है। तो डेवलपमेंट स्टडीज जो सब एरिया है, इसका सब्जेक्ट है रैंकिंग का, उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 20वां स्थान इस रैंकिंग में दिया गया है। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा फैक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, रैंक 1 याद रखिएगा। आईआईटी बॉम्बे को 149वां स्थान मिला है, और डेवलपमेंट स्टडीज के फील्ड में जेएनयू को 20वां स्थान इसमें दिया गया है। भारत सरकार क्लस्टर विकास कार्यक्रम, जिसको सीडीपी बोला जाता है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बागवानी किसानों को या हॉर्टिकल्चर जो फार्मर्स हैं, इसको सब्सिडी देने के लिए इन्होंने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी मतलब क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सुरक्षा की आपकी फुल फॉर्म मैंने नीचे डाली है, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। तो आपसे अगर सीधे पूछे कि हाल ही में लॉन्च किया गया सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म कौन से किसानों से संबंधित है, आपको जूट के किसान दे देगा, सिल्क के फार्मर दे देगा, तो ये बागवानी किसानों से संबंधित है। यह एक ऐसा मंच है जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से ई रूपी वाउचर का प्रयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी की अनुमति देगा। तो जो सब्सिडी सरकार देती है सीधे इनके खातों में जाएगी ई रूपी वाउचर का प्रयोग कर जो एनपीसीआई ने डेवलप किया है। बात करें एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक जॉइंट एफर्ट है। इसको पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, उसके तहत इसकी
का गठन किया गया। तो भारत में जितना भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा एनपीसीआई ही देखता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का इनिशिएटिव है। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत इसको बनाया गया है। ये भी देखिए बहुत चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पुनर्जीवित करने के लिए क्यूरेटिव रिट याचिका, इसको उपचारात्मक रिट याचिका बोलते हैं हिंदी में, दायर की है, जिसने दिल्ली मेट्रो मध्यस्थता पुरस्कार को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। तो देखिए क्यूरेटिव रिट पिटीशन एक्चुअल में होती क्या है। एक केस था आपका 2002 का, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सब यूपीएससी में यूपीपीसीएस में से बनता है आर्टिकल को लेके। तो एक 2002 का केस था हुर्रा केस, ठीक है, दो दंपति थे अशोक हुर्रा वर्सेस अनदर करके एक केस था। इसमें ये कोर्ट ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन आता है तो क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, तो क्या याची के पास कोई और ऑप्शन है जिसके तहत वो इस जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करवा सके या ये कह सके कि मुझे इसमें पक्ष मेरा अच्छे से नहीं रखा गया या मुझे ठीक से कोर्ट के द्वारा नहीं सुना गया, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का ठीक से जो था वो पालन नहीं हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के इस केस में क्यूरेटिव रिट पिटीशन का कॉन्सेप्ट एक तरह से बोला था। वैसे संविधान में रिव्यू पिटीशन पहले से है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 137 मोटे तौर पर उपचारात्मक याचिका के विचार का समर्थन करता है। वैसे 137 का जो अर्थ है वो है रिव्यू पिटीशन, ठीक है। आपको पता होगा अगर कोई भी निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें रिव्यू करने के लिए, उस निर्णय को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और 137 के तहत उसमें अपील डाली जाती है। अभी जो बीएड और बीटीसी का केस था, अगर आपने वो ऑर्डर पढ़ा होगा, उसमें भी यही कोर्ट ने कहा था कि ये जो नेचर है इस रिट का वो रिव्यू पिटीशन की तरह है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा। रिव्यू पिटीशन की बात अनुच्छेद 137 में की जाती है। लेखपाल वगैरह हम कवर कर रहे हैं तो लेखपाल में एसएलपी डलती है, स्पेशल लीव पिटीशन, वो 136 के तहत डाली जाती है संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत। इसके अलावा देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 145, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे यूपीपीसीएस के, उसमें बहुत पूछा जाता है ये दोनों ही। मेन जो मेरा मकसद है इस आर्टिकल को डालने का वो यही है कि स्टैटिक पोर्शन आपका थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। इसमें कहा गया है कि यदि मामला अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए कानूनों और नियमों से संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। एक देखिए प्रश्न अनुच्छेद 145 में कई सारे क्लॉज हैं, ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके इसमें कई सारे भाग हैं। तो एक बार प्रश्न ये बना था कि जो संवैधानिक मामले होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामले होते हैं जिसका सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करना होता है, क्योंकि आपको पता है जो संविधान है उसके जो व्याख्या का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। उसमें देखिए ये कहा गया था कि जितनी भी संवैधानिक मामले होते हैं उसको सुनने के लिए कम से कम कितने जजेस की बेंच आपको चाहिए, तो कम से कम 5 जज आपके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामले या संविधान से संबंधित मामलों को सुनते हैं। यह प्रश्न आपका आया था कि मिनिमम कितने जज आपके होने चाहिए, कम से कम 5 जज की बेंच होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 145 के तहत ही होता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, यूनियन जिसमें है यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसका पार्ट 4 है या चैप्टर 4 आप कह सकते हैं, उसमें 124 से 147 तक आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रोविजन है। इससे संबंधित एक और सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न क्या बनता है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जो आपका राष्ट्रपति उससे एडवाइस मांगता है, वो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के तहत मांगता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी ऐसे मैटर पर जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दा हो या नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो, उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत एडवाइजरी मांग सकता है या परामर्श मांग सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आते रहते हैं। तो वर्तमान में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट की, 1 + 33, एक आपका चीफ जस्टिस होता है, 33 आपके अदर जजेस होते हैं। ये अभी 2019 में ही एक्ट आया था, उसमें इसको बदला गया था, उसमें संख्या बढ़ाई गई थी। बात करें अगर जो जजेस की संख्या बढ़ाने का अधिकार है किसको दिया गया है, वो पार्लियामेंट आपके एक्ट के द्वारा बढ़ाती है, संविधान के पास ये अधिकार है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा गया है कि वैसे तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है, लेकिन दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट और कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में बैठ सकता है अगर प्रेसिडेंट उसका अनुमोदन कर दे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं है यहाँ पर, प्रेसिडेंट अगर चाहेगा तो दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी हिस्से में बैठ सकता है। आगे चलते हैं।
रॉस द्वीप में आक्रामक चीतल या चित्तीदार हिरण की बढ़ती आबादी का प्रबंधन करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान से मदद मांगी है। तो देखिए रॉस आइलैंड, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यहां पर जो चीतल है, चित्तीदार हिरन है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब वहां की नेटिव जो या नेटिव बायोडायवर्सिटी के लिए या स्थानीय बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ फैक्ट्स पूछता रहता है। अंडमान निकोबार आपको पता होगा, नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान, इसके बाद आपका है लिटिल अंडमान। तो जो मेन अंडमान है और या साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या अलग करता है? डनकन पास इसको अलग करता है। बात करें अगर भारत की माफ कीजिए, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये पूछ लिया था एक बार कि वो कौन से वाले अंडमान के हिस्से में आती है, यानी उत्तरी अंडमान में आती है, मिडिल अंडमान में आती है या साउथ अंडमान में आती है। तो इसको आपको याद रखना है। यहां पर अगर आप मैप में देख भी लेंगे, साउथ अंडमान के ईस्ट कोस्ट पे ये पड़ती है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात करें, जो भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो कहां पर है? वो मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है या मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। बात करें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा पास अलग करता है, कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अंडमान निकोबार से आपका पूछता रहता है। आगे चलते हैं। भारत में शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G यानी 5th जनरेशन लैब्स के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए IIT मद्रास में 5G कार्यशाला, एक वर्कशॉप हो रही थी यहां पर 5G वर्कशॉप। उसके दौरान 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक लॉन्च किया गया था। तो जो 100 5G लैब्स के लिए लाइसेंसिंग मॉड्यूल है, उसमें से एक को अभी IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए IIT मद्रास ने ही अभी एक इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट व्हील चेयर बनाई है, जिसको कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। तो कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक व्हील चेयर अभी IIT मद्रास के जो इनोवेशन विभाग है इसका, उन्होंने इसको बनाया है। तो ये आपसे अगर पूछे कि कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक व्हील चेयर किसने बनाई है, IIT मद्रास में अभी ये बनाई गई है। इसके अलावा देखिए अभी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है, स्टार्टअप से संबंधित इंडेक्स है, जो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप है जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, उसमें ये लिस्ट करता है कि किस कंट्री में कितने बड़े बड़े स्टार्टअप हैं। तो इसमें 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें तीसरी है। इसके अलावा बात करें नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन है, तो नंबर 1 पर है इसमें अमेरिका, जिसके पास 703 यूनिकॉर्न है, और दूसरे नंबर पर है चाइना, जिसके पास 340 यूनिकॉर्न है। देखिए वैसे भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन यूनिकॉर्न के नंबर के हिसाब से, कंपनीज के नंबर के हिसाब से भारत बहुत पीछे है। 703 और 340, इंडिया के पास मात्र 67 यूनिकॉर्न है। बात करें चौथी रैंक की, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम की रैंक चौथी है और यूरोपियन यूनियन की रैंक इसमें 5वीं है। तो ये आपके टॉप 5 है, USA, चाइना, इंडिया, UK और यूरोपियन यूनियन। अगर आपसे पूछे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन जारी करता है, एक संस्था है हुरून, ये इसको जारी करती है। बेस्ट सेलिंग लेखक और डिजिटल कोचिंग लीडर सिद्धार्थ राजशेखर ने अपनी परिवर्तनकारी पुस्तक श्रृंखला आई कैन कोच के खंड 2 और खंड 3 जारी किए हैं। खंड 1 इसका पहले आ गया था, अब इसका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 या पार्ट 2 और पार्ट 3 आया है। बुक का नाम है आई कैन कोच, राइटर है सिद्धार्थ राजशेखर। इसके अलावा कल मैंने एक और बुक आपको बताई थी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये बुक किसने लिखी है? अभी सैम पित्रोदा ने ये बुक लॉन्च की, सैम पित्रोदा। ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। तो अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क या नवीकरणीय एनर्जी पार्क कहां बन रहा है, तो खेवड़ा गुजरात में ये बन रहा है। यह पार्क देखिए लगभग 538 वर्ग किलोमीटर में है, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस उससे भी करीब 5 गुना बड़ा है। तो देख लीजिए आप कितना बड़ा ये पार्क है। इसके अलावा अदानी, मैंने आपको बताया था, अदानी ने भी उड़ीसा में एक पोर्ट का अधिग्रहण किया है। पोर्ट का नाम है गोपालपुर। ठीक है, गोपालपुर पोर्ट में इसने अब 90% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ये याद रखिएगा, गोपालपुर पोर्ट आपका कहां है? उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं।
ताइवान में स्थित प्राचीन बाओआन मंदिर में बाओशेंग सांस्कृतिक महोत्सव पारंपरिक तरीके से धूमधाम के साथ समारोह पूर्वक मनाया जाता है। तो अभी वहां पर यह महोत्सव अप्रैल में ही मनाया जा रहा है। तो बाओशेंग सांस्कृतिक महोत्सव कहां पर होता है? ताइवान में। ये इसके संबंधित कुछ कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहने जाते हैं, फोटो है। बोत्सवाना 1.3 लाख जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की आबादी का घर है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट आपके बोत्सवाना में पाए जाते हैं, इसीलिए। लेकिन अब दिक्कत देखिए यहां पर क्या हो रही है, बोत्सवाना के 40% क्षेत्र में हाथी निवास करते हैं, जिसके कारण वहां पर मानव पशु संघर्ष बढ़ गया है। और इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, लगभग 20,000 हाथियों को जर्मनी को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये अभी चर्चा में था, इसलिए याद रखिएगा। और अगर बोत्सवाना की बात करें तो आप देख लीजिए, बोत्सवाना जो कंट्री है वो ईस्ट में जिम्बाब्वे से, नॉर्थ में जाम्बिया, वेस्ट में नामीबिया और साउथ में साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है। तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ देश है। बात करें अगर इसकी कैपिटल की, तो वो कैपिटल है गैबरवॉन। ठीक है, गैबरवॉन इसकी कैपिटल है, ये आप याद रखिएगा। तो यही सारे इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और मैप जो मैंने लगाए थे उससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी। अभी थोड़ी देर में पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।